हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। आज फिर से आप लोगों के सामने क्लास लेने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोर 11 का जो एग्ज़ाम है सेमेस्टर 5 वाला का, वो 2 फरवरी को है। इसलिए यह क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है कोर 11 का। इसके बाद एक और वीडियो बना देंगे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का होगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जितना भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो बना दिए हैं सब आप लोग देख के जाइए, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। और आप लोगों से थोड़ा निवेदन है कि सारे क्लास को फुल वॉच कीजिए ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। आधा आधा देख लेते हैं फिर कमेंट करते हैं कि हमको सर समझ में नहीं आया, तो ऐसा करिए नहीं। आप लोग थोड़ा इसको क्लास को अच्छा से जाके पूरा देखिए, ठीक है। चलिए बकवास की बात ख़त्म करते हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा जेपीएससी विद अमन चैनल टेलीग्राम पे जाकर आपको प्राप्त कर सकते हैं फ्री में, कोई पेड वूड नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी की व्याख्या करना है, ठीक है। इससे पहले मार्क्स का जीवन परिचय देख लीजिए। मार्क्स जो होते हैं ना, एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स कहाँ थे? जर्मनी का अर्थशास्त्री थे, जर्मन का। और कार्ल मार्क्स के द्वारा ही भौतिकवाद का व्याख्या किया गया, ठीक है। तथा इतिहास में जो भौतिकवाद का जो अंग्रेजी अनुवाद है, इसको बोलते हैं मेटलिस्टिक इंटरप्रेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। ये लिखना जरूरी है थोड़ा इंट्रोडक्शन में, है ना। और कार्ल मार्क्स को जो जन्म होता है ना, वो 5 मई 1818 को हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म जर्मनी में राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में होता है। यहूदी होता है उनका परिवार में होता है, हुआ था। और मार्क्स के जो पिता थे वो एक वकील थे एवं उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थे स्थानीय स्कूल जिमजेरियम में हुआ था। और बॉन विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। बॉन विश्वविद्यालय होंगे, वहाँ पर कानून की शिक्षा प्राप्त करता है। तत्पश्चात फिर वह बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन एवं इतिहास का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। इतिहास में इनको रुचि था, ठीक है। और जेना विश्वविद्यालय से उन्होंने डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। और द प्रोवर्टी ऑफ फ्लिस्की भी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। और वर्ष 1883 में मार्क्स की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय आप देख सकते। देखिए ये कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय हम बहुत बार बता चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा लिए, क्योंकि ये क्लास लंबा होने वाला है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने मुद्दे पर। इतिहास की भौतिकवादी का जो टॉपिक था उस पर चलते हैं। देखिए इसमें है, इसी को बोलते हैं मेटलिस्टिक इंटरप्रेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। देखिए मार्क्स ने अपने गुणात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को सामाजिक विकास की व्यवस्था के लिए, ठीक है, सामाजिक विकास की व्यवस्था के लिए प्रस्तुत किया था। और उसने इतिहास की भी भौतिकवादी व्याख्या किया है। तो गुणात्मक भी और इतिहास की भौतिकवादी को भी व्याख्या करता है, ठीक है। तथा उसे ही ऐतिहासिक भौतिकवादी का नाम दिया गया। इतिहास को जो मतलब भौतिकवादी का व्याख्या करते, इसी को ऐतिहासिक भौतिकवाद का नाम दिया था। वास्तव में उसने इतिहास की भौतिकवादी की व्याख्या करते समय यह कहा है कि ऐतिहासिक विकास के निर्णायक तत्व उत्पादन की शक्तियाँ ही है और समस्त ऐतिहासिक परिवर्तनों के मूल में निश्चित रूप से आर्थिक या भौतिक कारण विद्यमान होते हैं। आर्थिक और भौतिक, भौतिक मतलब फिजिकल, आर्थिक मतलब जो फाइनेंशियल होता है ना कारण, ये विद्यमान होते हैं। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के दौरान, ठीक है, सभी ऐतिहासिक घटना की व्याख्या करते हैं। जितना भी हिस्ट्री एशियंट होते हैं, एक्सीडेंट, सबको ये व्याख्या करते हैं। जैसे कि वह कहते हैं कि प्रत्येक देश व प्रत्येक काल में सभी राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, व्यापार, उद्योग, कला कौशल, रीति रिवाज, जितने भी होते हैं ना, परंपराएं, धर्म तथा अन्य समस्त जीवन वहाँ भौतिक अवस्थाओं में प्रभावित होता है, ठीक है। जितने भी होते हैं सब भौतिक। और इतिहास में वर्णित सभी सामाजिक व राजनीतिक क्रांतियाँ भी जीवन की भौतिक अवस्थाओं के कारण होते हैं। जितने भी क्रांति होती है, रेवोल्यूशन होते हैं, सब जीवन को भौतिक अवस्था के कारण होते हैं। तो मार्क्स ने उन इतिहासकारों से सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को मानव के क्रमिक विकास की व्याख्या माना। मतलब जो विकास कहा उनको ये सहमत नहीं। उनका कहना है कि इतिहास वर्णित सभी घटनाओं के मूल में आर्थिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन होते हैं। जितने भी घटनाएं हुए इतिहास में, ये आर्थिक कारण, ठीक है।
मानव अपना विशिष्ट व्यवहार नैतिकता, धर्म अथवा राष्ट्रीयता जैसे आदर्शों से नहीं बल्कि आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर करता है। उत्पादन के तरीकों में होने वाले परिवर्तन हमारे संपूर्ण जीवन के रूप में ही बदल देती। जितने भी हमारे जो परिवर्तन होते, परिस्थितियाँ होती हैं, ये हमारे जीवन के रूप में बदल देते हैं। ठीक है। और मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी जो व्याख्या है ना, ये आधार इतिहास के 6 अवस्थाओं पर है। कितने अवस्था पे? 6 वर्णन की, जिसमें से भूत, वर्तमान, भविष्य सभी का अवस्थाएं सम्मिलित है। मतलब भविष्य का, प्रेजेंट का, पास्ट का, सब का। इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। पहला देखिए, प्राचीन साम्यवादी युग, मतलब आदिम साम्यवादी प्रणाली। ठीक है। एज ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म। इसका कहने का मतलब है कि सामाजिक विकास का यह प्रारंभिक चरण था और जो जो विको पारने के साधन सरल थे। कंदमूल कल खाना, जैसे कंदमूल खाना। ठीक है। शिकार करना। ठीक है। इसका इस काल का मुख्य व्यवसाय था। और प्राचीन जो साम्यवादी युग थे ना, ये संघर्ष विहीन समाज था, मतलब संघर्ष करना जानता था। ठीक है। और तथा इसमें व्यक्तिगत संपत्ति की कल्पना, जिससे व्यक्तिगत का उदय नहीं हुआ था, मतलब जो पर्सनल जो प्रॉपर्टी होता है ना, इसका उदय नहीं हुआ था। और सब समान थे, शोषण करने की स्थिति नहीं थी, मतलब यहाँ पर किसी से भेदभाव, किसी से लूट मार, ये सब करने की कोई स्थिति नहीं था। ठीक है। क्योंकि ये आदिम काल था ना, इसलिए मार्क्स ने इस युग को प्राचीन का आदिम साम्यवादी का युग कहा था। क्योंकि इसमें किसी से कोई मतलब नहीं, अपना सब समान है, सब जाइए जंगल में, खाइए पिए मौज कीजिए, ऐसा वाली जिंदगी था। ठीक है। इसको ये किया था। फिर दास्ता का युग, मतलब ये एज ऑफ सेलेवरी। इसका कहने का मतलब क्या था कि भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन, ठीक है, होने के कारण हुई व्यक्ति की खेती करने लगा। जिसे परिवर्तन होने लगा तो लोग क्या करने लगे? खेती करने लगा एवं पशु पालने लगे, है ना, जैसे जानवर और गाय भैंस बकरी पालने लगा। तथा व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हो गया। यहाँ पर प्रॉपर अपना संपत्ति का देख रेख करना आदमी शुरू कर देता है। ठीक है। जिन्होंने भूमि व उत्पादन के अन्य साधनों पर आधारित किया गया, वे स्वामी बन गए, मतलब स्वामी मतलब ऑनर बन गए। ठीक है। और स्वामी वर्ग के अनुओं को दास बना लिया गया। जो नहीं था ऑनर, तो उसको ये आपको ये नौकर सर्वेंट बना लिया गया, मतलब दास बना लिया गया। और उनसे बलपूर्वक काम कराने लगे, मतलब डांट फटकार के करो करो, पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करके, है ना। और समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया, जिसमें से आर्थिक हितों की संघर्ष होने लगा। यहाँ से वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो गया, मतलब यहीं से डिवाइड हुआ, जैसे कि नौकर ऑनर में, तब से फिर अपने अपने में आदमी संघर्ष करने लगा कि हम अमीर बनेंगे, हम गरीब हैं तो हम अमीर बनेंगे, इस तरह से स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है। फिर समानतावादी युग, इसमें क्या होता है कि भौतिक साधनों ने में फिर परिवर्तन हुआ। ठीक है। फिर से परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। और उत्पादन के साधनों की उन्नति होगी तथा दस्तकारियों का भी विकास होता है। और संपूर्ण भूमि पर समानतों व जमींदारों, ठीक है, जमींदारों का अधिकार हो गया। और उत्पादन के अन्य सभी साधनों, जिनमें छोटे मोटे उद्योग और दस्तकारियाँ शामिल थी, पर इन्हीं समानतों का आधिपत्य हो गया। ठीक है। कृषक कृषि करते थे और श्रमिक दस्तारी, तो सब अपना अपना काम, जैसे किसान खेती करेगा, जो दस्तकारी का काम करे वह दस्तकारी करेगा, है ना। सब अपना अपना काम को बांट लिया था। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। और वर्ग समानतों के अधीन थे। इनकी स्थिति इस युग में भी दासों के समान थी, दास के समान, जैसे नौकर के जैसा। ठीक है। और मार्क्स ने कहा कि इस युग में 2 वर्गों के समान कृषक के बीच में संघर्ष हुआ। कृषक मतलब किसानों के बीच, इन दोनों के आर्थिक हितों में टकराव हुआ था, मतलब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है। इसके बीच में। ठीक है। अब देखिए पूंजीवादी युग, पैसा वाला, मतलब समानती युग की नींव पर पूंजीवादी स्थापित हुआ था। पूंजीवादी युग औद्योगिक युग था, मतलब औद्योगिक युग था, मतलब जो ज़्यादा पैसा, ठीक है, था। ठीक है। जिसमें बड़े बड़े उद्योगों को पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित हो गया। ठीक है। इन पूंजीपतियों के वर्ग ने उत्पादन के साधनों पर अधिकार, जैसे उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लिया। जब अब समाज में 2 वर्गों में विभाजित हो गया था, एक संपत्तिशाली वर्ग और एक
दूसरा था संपत्ति विहीन श्रमिक वर्ग, जो काम करने वाला था, जिसके पास एक जगह, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, कम पैसा वाला, ठीक है। पूंजीपति वर्ग की प्रवृत्ति श्रमिक वर्ग का शोषण करने होती थी, मतलब उसको लूटना होता था, कम पैसा देना होता, कम काम कराना होता, ये था, क्योंकि वह निजी लाभ के लिए श्रमिक वर्ग के हितों का शोषण करता था, ठीक है। और श्रमिकों में अधिक शोषण से अपने हित के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती थी, ठीक है, और दोनों वर्गों में संघर्ष प्रारंभ हो गया, ठीक है, संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और मार्क्स ने कहा कि यही वह क्रांति है जिसके अंत में पूंजीपति वर्ग की पराजय हो गई और श्रमिक वर्ग संपूर्ण आर्थिक उत्पादन के साधनों का सामूहिक रूप से स्वामी बन जाएगा। और आधुनिक पूंजीवादी देंगे में मार्क्स के अनुसार यही युग है, ठीक है, पूंजीवादी वेगों में ये तुम्हारा देशों का, ठीक है ना। अब बात करते हैं श्रमिक वर्ग या तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का युग, ठीक है। मार्क्स की मान्यता के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवादी के माध्यम से श्रमिक व पूंजीपतियों के मध्य, ठीक है, होने वाले संघर्ष जब पूंजीपति वर्ग की पूर्ण पराजय होगी, जैसे पूंजीपति वर्ग जो होगा पूरा पराजय हो गया, तब उत्पादन के संपूर्ण साधनों पर श्रमिकों का अधिकार हो गया। किसका? श्रमिकों क्या हो जाता? अधिकार हो जाता, ठीक है। और यह विकास की पांचवी अवस्था थी। यह विकास की कितनी अवस्था थी? पांचवी, ठीक है, जिससे श्रमिक वर्ग की तानाशाही कहा गया, जिसे श्रमिक वर्ग, ठीक है, जिससे कि कम जो काम करने वाले को, ठीक है। इसमें श्रमिक वर्ग राज्य की संपूर्ण शक्ति लगाकर बचे हुए पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने का कार्य करेगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट देखिए इसमें, राजविहीनी एवं वर्ग विहीनी समाज युग, ठीक है। इसमें मानव इतिहास का यह अंतिम युग है जो श्रमिक वर्ग की तानाशाही के द्वारा राज्य की शक्ति का पूरा उपयोग करके बचे हुए पूंजीपति तत्वों को समाप्त करने के पश्चात आएगा, ठीक है। और यह अवस्था जिनके लिए मार्क्स ने संपूर्ण दर्शन की रचना की है, इससे उन्होंने राजविहीनी एवं वर्गविहीनी साम्यवादी अवस्था कहा, ठीक है। और मार्क्स ने इसका अवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। केवल यही कहा है कि यह मानव के विकास की चरमोत्कर्ष की अवस्था होगी, ठीक है, जिसमें ना शोषक होगा या तो ना तो शोषक होगा और ना शोषित, अर्थात केवल एक ही वर्ग होंगे, श्रमिक वर्ग। चूँकि राज्य में केवल एक ही वर्ग रह जाएगा, इसलिए समाज वर्ग विहीनी बन जाएगा और राज्य अपने लुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मार्क्स द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था को, ठीक है, या तो भौतिकवादी व्याख्या के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक अवस्था में परिवर्तन न ईश्वर के माध्यम से न महापुरुषों के अवतरण से होते हैं। ईश्वर से नहीं, महापुरुषों के अवतरण से, मतलब महापुरुष जैसे जैसे बोले वैसे वैसे हो रहा है, ठीक है, बल्कि आर्थिक शक्तियों में परिवर्तन के कारण होते हैं, ठीक है, आर्थिक इकोनॉमिकल, तथा उनके निश्चित नियम होते हैं। भविष्य में स्थापित होने वाली साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पर सभी वर्ग आधिपत्य होते हैं जो उत्पादन के साधनों का स्वामी होते हैं। हर एक सामाजिक व्यवस्था की ऊपरी संरचना उत्पादन पद्धति के अनुरूप होती, अतः उत्पादन पद्धति में परिवर्तन के साथ उनमें भी परिवर्तन आ जाता है। वर्ग संघर्ष सामाजिक विकास की कुंजी है, जो समाज व्यवस्था को आदिम साम्यवादी समाज से साम्यवादी व्यवस्था तक ले जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके 6 प्रकार को अब बात करें। अब ऐतिहासिक भौतिकवादी की आलोचना भी किया गया था। तो आलोचना कहाँ किया गया था? तो मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की जो आर्थिक व्यवस्था था, सिद्धांत था ना, इसका वैज्ञानिक मानक प्रशंसा की गई थी और वहीं असत्य घोषित कर दिया गया। उसकी अकूट आलोचना भी की गई थी। ये निम्न कहाँ का? तो मानव इतिहास के विकास के केवल आर्थिक तत्व है, निर्धारक नहीं है, यहाँ पर आलोचना किया गया। इनका कहना है कि मार्क्स ने आर्थिक तत्वों को मानव समाज का निर्धारक मानने की भारी भूल की थी, ठीक है। मानव इतिहास के विकास में धर्म, दर्शन, राजनीति, नैतिकता आदि भी महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। धर्म जो होता है आपका दर्शन हो गया, है ना। इसके अतिरिक्त जलवायु, न्याय की इच्छा, विवेक, लाभ तथा मानव की महत्वाकांक्षाएं, भावनाएं की मानवीय क्रियाएं में प्रभावी रही है, ठीक है। और संसार में संघर्षों का कारण आर्थिक तत्व ही नहीं
रहे। इनके पीछे और भी आर्थिक तत्व ईसाइयों प्रदर्शित की इच्छा है, शक्ति और सत्ता का प्रेम आदि भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये कारण से ये आलोचना किया गया था। फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट इनका देख सकते हैं। ये है कि राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार जो आर्थिक सत्ता नहीं है। ठीक है, तो मार्क्स का मानना था कि समाज में जिस वर्ग में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है, ठीक है, स्वामित्व होता है मतलब ऑनर होते हैं, समाज की सत्ता पर उसका ही अधिकार होता है। लेकिन पूंजीवादी अवस्था में यह तो ठीक है, लेकिन हर व्यवस्था में संभव नहीं हो सकता। प्राचीन भारत में ब्राह्मणों और क्षत्रिय के पास, जो ब्राह्मण थे क्षत्रिय के पास थे, उसके पास आर्थिक सत्ता और अभावग्रस्त थे। लेकिन महायुग में पोप की शक्ति के आधार पर आर्थिक स्वामित्व पर निर्भर नहीं था। वर्तमान युग में कर्मचारी वर्ग का महत्व जो था ना, कर्मचारी वर्ग का महत्व वो आर्थिक सत्ता के कारण न होकर उनकी मानसिक शक्तियों के कारण था। ठीक है, अतः सदैव आर्थिक सत्ता ही राजनीतिक सत्ता का नहीं होता था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, वह है दैवीय व संयोग तत्वों को उपेक्षा। ठीक है, इनका मार्क्स ने अपने सिद्धांत के संयोग तत्व की घोर उपेक्षा की है। ठीक है, न्यूटन ने संयोगवश सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा तो गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित कर दिया। नेपोलियन ने कभी भी खाइत प्राप्त नहीं कर सकता था यदि जेनेवा ने 1768 में कोसिकी को फ्रांस का न सौंपा होता, तो नेपोलियन ने फ्रांस का स्थान पर इटली का नागरिक होता है। वर्तमान के समय में संतात्मक प्रणाली आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है। इस प्रकार से मानव इतिहास में परिवर्तन व विकास आकस्मिक कारणों से भी होते हैं, जैसे कि कुछ अचानक से हो जाना, जो मतलब अगर वो वहाँ का नहीं होता तो ये नहीं होता, ये नहीं, अगर पेड़ से अगर एप्पल नहीं गिरता तो गुरुत्वाकर्षण रूल नहीं आता, तो ये भी इस कारण से भी इसका आलोचना किया गया था। ठीक है, आर्थिक तत्व ही संघर्ष का एकमात्र कारण है। देखिए मार्क्स का कहना है कि आज तक का इतिहास उत्पादन शक्तियों में होने वाले संघर्ष का परिणाम है। लेकिन सत्य तो यह है कि युद्ध केवल आर्थिक कारणों से नहीं हुए हैं। महाभारत का युद्ध जो है ना, महाभारत का युद्ध, रावण पर राम का आक्रमण आर्थिक प्रेरणाओं से युक्त नहीं थे। इनके पीछे मनोवैज्ञानिक तत्वों, ईर्ष्या, दुष्बदलाव, पाप की नाश करने, धर्म की रक्षा करने की भावना भी बलशाली थी। ठीक है, सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण के पीछे उसकी विश्व विजय की महत्वाकांक्षाएं थी। तो दो महाशक्तियों में लंबे समय तक चलने वाला शीत युद्ध विचारधाराओं का संघर्ष था, तथा संघर्ष के पीछे आर्थिक तत्वों के साथ साथ गैर आर्थिक तत्व भी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इनका आलोचना किया गया था। नेक्स्ट देखिए, उत्पादन प्रणाली ही विचारधारा को जन्म नहीं देती, विचार भी उत्पादन प्रणाली को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मार्क्स के इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन प्रणाली ही विचार की जन्मदाता है, जबकि सत्य तो यह है कि विचार भी उत्पादन प्रणाली को जन्म देते हैं। उदाहरणतः सोवियत प्रणाली जो है 1917 की क्रांति के बाद स्थापित की गई साम्यवादी सिद्धांत की उपज है। फासिस्ट प्रणाली, कासिस्ट सिद्धांत जो इटली में मुसोलिनी ने पेश किया था, नाजीवादी प्रणाली जर्मनी में हिटलर के नाजीवाद की देन है। अतः विचार की उत्पन्न प्रणाली जननी भी है। ठीक है, मानव इतिहास की कालक्रम का निर्धारण संभव नहीं है। ठीक है, मार्क्स ने अपनी आर्थिक व्याख्या के अंतर्गत इतिहास की काल विभाजन दास युग, साम्यवादी युग, पूंजीवादी युग, सर्वहारी युग वर्ग के अनुसार किया था। लेकिन यह काल विभाजन गलत है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि सर्वहारी वर्ग को अधिनायक पूंजीवादी के पूर्ण विकास के बाद ही आया है। रूस ने 1917 की क्रांति से पहले वहाँ पूंजीवादी न होकर कृषि प्रधान राज्य था। ठीक है, तो इसी पर चीन की सर्वहारी क्रांति से पूर्व कोई औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र नहीं था। अतः मार्क्स का काल विभाजन
वार्किक दृष्टि से गलत है। ठीक है। राजविहीनी समाज के विचार गलत है। क्यों? कि मार्क्स का यह सोचना गलत है कि इतिहास का जो विकास क्रम राजविहीनी समाज पर आकर रुक जाएगा। यदि गतिशील पदार्थ का स्वाभाविक गुण है तो उसमें साम्यवादी अवस्था में भी आवश्यक यह परिवर्तन होगा कि उत्पादन के साधनों बदल जाएंगे, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आ जाएंगे तथा वर्ग विहीनी समाज का प्रतिवाद उत्पादन हो जाएगा। ठीक है। साम्यवाद को भी नष्ट कर देगा। अतः मार्क्स की गतिशीलता का सिद्धांत जो है ना, साम्यवाद के ऊपर आकर एक जाएगा और तर्क संगत और वैज्ञानिक नहीं हो सकता। ठीक है। ये सब भी याद रखना है। सर्वभौतिकता का अभाव हो जाएगा। तो मतलब कि एक दार्शनिकवादी सिद्धांत के रूप में इतिहास के आर्थिक व्याख्या के सारे संसार पर वह हर क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता। लॉस्की के अनुसार आर्थिक पृष्ठभूमि पर सारा वर्णन करने का आग्रह मूलतः क्या है? मिश्रीय है। उसने कहा कि बल्कन राष्ट्रवाद का केवल मात्र पृष्ठभूमि के आधार पर वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त मानव जीवन के समस्त पहलुओं को आर्थिक तत्वों द्वारा प्रभावित माना सर्व गलत है। ठीक है। और आर्थिक तत्व को मानवीय मामलों को प्रभावित तो कर सकता है लेकिन उनका निर्धारण नहीं कर सकता। एक और है इसका आलोचना, वो है अवैज्ञानिकता। मतलब कि मार्क्स ने इस सिद्धांत को गंभीर अनुशीलन मतलब वैज्ञानिक अध्ययन करके नहीं निकाला है। ठीक है। उसने हीगल को गुणात्मक प्रक्रिया के आधार पर इसकी कल्पना की है, केवल ये कल्पना किया था, सोचा था। तो उसने पूंजीवादी को नाश के उद्देश्य से इस सिद्धांत के वैज्ञानिक नियमों की ओर अध्ययन नहीं दिया था। उसने दृष्टांत तो बहुत दिए, ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाणों को इस सिद्धांत में सर्वाभाव रहा। सदैव भी मार्क्स की अवैज्ञानिकता का स्वीकार करता है। ठीक है। अतावेलन के कारण मार्क्स ने इस सिद्धांत को भ्रमपूर्ण बना दिया था, एकदम भ्रमपूर्ण। ठीक है। मार्क्स स्वयं पदार्थ को गतिशील की बात करता था और स्वयं ही साम्यवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष की समाप्ति की बात करके गतिशील के सिद्धांत को विरोधी बन जाता था। अतः अंतः विरोधियों से ग्रस्त होने के कारण यह सिद्धांत भ्रांतिपूर्ण रहा। ठीक है। उक्त आलोचनाओं के बावजूद यह मानना पड़ेगा कि मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या बिल्कुल निरर्थक नहीं है। उसने सामाजिक संस्थाओं में आर्थिक कारणों पर बल देकर समाजशास्त्र की महान सेवा की है। वेपर ने इस संबंध में लिखा है कि मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत जो होता है ना, रूप से प्रयोग किया जाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ फार्मूला नहीं है, वरना व्यवहारिक कल्पना है। ये केवल ये कल्पना किया गया था, अनुसंधान की विधि है जो हमें समाज की विगत स्वरूप की भविष्यवाणी करने में सहायता देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी आलोचनाओं को हम लोग वर्णन करें। अब लास्ट में इसका निष्कर्ष देख लीजिए कि मार्क्स के द्वारा इतिहास की जो आर्थिक व्यवस्था की गई थी, इसके प्रमुख निष्कर्ष है। पहला देखिए कि सामाजिक जीवन के परिवर्तन ईश्वर की इच्छा से अथवा महापुरुषों के विचारों पर कार्य के परिणाम नहीं होते और ना वे संयोगवश होते हैं। ये सामाजिक विकास पर निश्चित नियम है। ठीक है। दूसरा देखिए, प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक व्यवस्था पर उसी वर्ग का अधित्व होता है जिसने उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समस्त सामाजिक अव्यवस्था उत्पादन स्थिति और उत्पादन के समस्त पर निर्भर करती है और उत्पादन स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर विद्यमान राज्य शोषक वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। ठीक है। इसलिए राज्य की प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। ई बर्जस के शब्दों में जैसे उत्पादन करने के दंग में परिवर्तन होता है, संस्थाएं और विचार भी बदल देते हैं। ठीक है। वर्ग संघर्ष मानवीय इतिहास की कुंजी है और दास युग से लेकर श्रमिक युग की अधीनता तक वर्ग संघर्ष में सामाजिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और मार्क्स अपनी इतिहास की आर्थिक व्यवस्था के आधार पर पूंजीवादी को अंत, साम्यवादी को आगमन का आवश्यकता दिया है। ठीक है। और अब
मार्क्स का यह समस्त विवरण इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि साम्यवाद आगमन तो अस्वमावी है, केवल उसके आगमन के समय विस्तृत स्वरूप निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष भी लिख कर इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। ये आप लोगों का कोर 1 का लास्ट क्वेश्चन था, जो सबसे लंबा क्लास लिए हम इसमें, ठीक है। और इसके बाद एक और एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, तो कोर 11 ख़त्म और आज से ही कोर 12 स्टार्ट कर देते हैं 2 घंटा के अंदर में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस चैनल पे आप लोग बने रहे, आप लोगों को सारे चीज़ का नोट्स मिलेगा और 10 क्लास भी आज से स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों को हम बोल देते हैं कि अगर आपके भाई बहन जो भी होंगे उसको भी इस चैनल के बारे में बता दीजिए, ताकि वो 10 क्लास में भी कुछ मदद पा सके, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए